फ्रेंड्स, हम जो क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक है उसका पार्ट सेकंड देखेंगे। तो इसमें जो जो चैप्टर्स दिए गए हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। तो इसमें देखो, इसके पार्ट 1 में ये सारे चैप्टर दिए गए हैं जिनको हम एक वीडियो में समझते हैं, और ये पार्ट सेकंड में दिए गए हैं, लेकिन एट प्रेजेंट हमारे सिलेबस में यही मेन चैप्टर्स हैं, ये सब हम अलग से समझेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कहता है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो हमें पता है क्या, एक वेल डिफाइंड सिक्वेंशियल एक्टिविटी होती है जो जर्नल से स्टार्ट होती है। मतलब पहले हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और हम यहाँ पे इन्हीं के बारे में समझेंगे। जो बिजनेस होता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो कम्युनिकेट करें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बहुत सारे शेयर होल्डर के पास, ताकि वो डिसीजन ले पाएँ। अब बात आती है स्टेक होल्डर होते कौन है। स्टेक होल्डर कोई भी पर्सन हो सकता है जो बिजनेस से रिलेटेड है। इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, जिनका इंटरेस्ट है बिजनेस में। स्टेक्स अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। स्टेक होल्डर्स को हम यूजर भी बोल सकते हैं। इनको हम इंटरनल और एक्सटर्नल में डिवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स कि जैसे कि जो ओनर्स होते हैं वो इंटरनल में आते हैं, मैनेजर्स भी इंटरनल में आते हैं, गवर्नमेंट एक्सटर्नल में, प्रोस्पेक्टिव ओनर का मतलब होता है इन्वेस्टर, बैंक भी एक्सटर्नल में आते हैं। अब बात आती है अकाउंटिंग प्रोसेस, तो वही है, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। अगर बिजनेस बड़ा है तो सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, जिन्हें हम सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। हमारे पास 8 सब्सिडरी बुक्स हैं, जिसमें एक होता है जर्नल प्रॉपर, इसी रेजिडुअल जर्नल भी बोल देते हैं, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हो सकती उनको हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद लेजर बनाते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस एंड ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। अब बात आती है कैपिटल एंड रिवेन्यू में डिफरेंस। तो रिवेन्यू वो आइटम होते हैं जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का पार्ट बनते हैं, और कैपिटल वो आइटम होते हैं जो बैलेंस शीट का पार्ट बनती है। और एक्सपेंडिचर कहता है कि कोई भी आउटले जो किया जाता है अगर किसी एग्जिस्टिंग लायबिलिटी को सेटल करने के लिए, तो वो कैपिटल नेचर का होगा। जिसके बेनिफिट एक से ज़्यादा सालों के लिए मिलते हैं वो कैपिटल ही होता है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो डे टू डे कंडक्ट के लिए होता है, जैसे सैलरी पे करना, रेंट पे करना। अगर जो बेनिफिट एक्सपेंडिचर के एक से ज़्यादा सालों तक मिले तो वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है। तो कहता है कि यहाँ पे हम डिफरेंस समझते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है, कई बार पूछा जा चुका है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेंटेन करता है अर्निंग कैपेसिटी को। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कि हम फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर कर रहे हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे जो भी बिजनेस के एक्सपेंसेस है उनके लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली रिक्यूरिंग एक्सपेंडिचर होते हैं, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिक्यूरिंग होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट एक से ज़्यादा सालों के लिए मिलता है, जबकि रेवेन्यू का एक साल के लिए मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इसमें आते हैं हमारे पास अब कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो नेचर में तो रेवेन्यू है, लेकिन उनका जो बेनिफिट होता है वो एक से ज़्यादा सालों के लिए मिलता है। उनको बोलते हैं हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लाइक एडवर्टाइजमेंट का खर्चा। एक्सपेंडिचर एक आउटले होता है, रेवेन्यू जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल में आएंगे, और कैपिटल जो बैलेंस शीट में आएंगे। रिसिप्ट्स तो कहते हैं कि रिसिप्ट्स का मतलब होता है अगर जो भी पैसा हमें मिला है और उसको मतलब रिटर्न करने की हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन आती है तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं। लेकिन अगर रिसिप्ट से हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं आती रिटर्न करने की तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं। अब दोनों में डिफरेंस समझे तो जितने भी आइटम होते हैं रेवेन्यू वैल्यू के उनको तो हम दिखाते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल में, और कैपिटल नेचर को बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम समझते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का मेन ऑब्जेक्ट होता है ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, फाइनेंशियल पोजीशन की। दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम समझेंगे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोल देते हैं, एंड बैलेंस शीट जिसको हम फाइनेंशियल पोजीशन भी बोल देते हैं। तो ये हमें डाटा दिया गया है, ठीक है। इसको हमें यूज़ करके देखो, सबसे ये ट्रायल बैलेंस है, इसको यूज़ करके ही हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल कहता है कि हम बनाते हैं प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। बेसिकली इसमें रिवेन्यू और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के उनको रिकॉर्ड किया जाता है।
तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है। कैसे मिलता है प्रॉफिट? रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में भी दो साइडें होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, क्योंकि ये नॉमिनल नेचर का होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या क्या दिखाएंगे? पहले ओपनिंग स्टॉक दिखाएंगे, जो सामान पिछली साल अनसोल्ड था वो इस साल ओपनिंग बन जाता है, इसको हम डेबिट साइड दिखाते हैं। उसके बाद परचेज दिखाएंगे, परचेज में से रिटर्न लेस करेंगे, उसे बोल देते हैं हम नेट परचेज। और परचेज चाहे कैश की हो चाहे क्रेडिट की हो, वो हमें लेके चलनी है। वेजेस वो पैसा होता है जो वर्कर्स को पे किया है एज ए रिम्यूनरेशन। कैरीज इनवर्ड वो होता है या फ्रेट इनवर्ड वो होता है जो मटेरियल को बिजनेस की जगह पर लाने के लिए यूज किया जाता है। फ्यूल, वाटर, पावर, गैस की बात करें, ये वो आइटम होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं। देखो, अगर पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग चार्जेज है तो डायरेक्ट है, लेकिन अगर ओनली पैकेजिंग रेफर रखा गया है तो वो P&L में आएगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है। सैलरी भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये P&L में आएगा। ये होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे। रेंट पेड भी डेबिट करेंगे P&L अकाउंट में, इंटरेस्ट को भी, कमीशन को भी, रिपेयर को भी। मिसक्लेनियस होता है कि बहुत सारे आइटम्स एक्सपेंसेस को जब अलग अलग नाम ना देके एक ही में रख देते हैं, इन्हें सन्ड्री एक्सपेंसेस या ट्रेड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट क्या आएंगे? सेल्स लेस रिटर्न और अदर जो भी इनकम्स वगैरह हैं वो, ठीक है। नेट सेल बोलते हैं जब रिटर्न को लेस कर देते हैं हम। क्लोजिंग एंट्री वही जितनी भी ओपनिंग थी उनको ट्रांसफर कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट, ये हमें इसने लेजर बना के दे रखा है जर्नल से, ठीक है। अब बात आती है ग्रोस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट हमें ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है, नेट प्रॉफिट हमें P&L अकाउंट से मिलता है। और ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जो बेसिक ऑपरेशन से रिलेटेड होता है। बेसिक ऑपरेशन मतलब जो एक्टिविटीज मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, परचेज एंड सेल से रिलेटेड है। तो कहता है कि परचेज ऑफ वन ऑफ द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एक्सपेंसेस इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। परचेज के अलावा जो रिमेनिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको दो पार्ट में बांटा जाता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो होते हैं जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि फ्रेट इनवार्ड, कैरेज इनवार्ड, वेजेस वगैरह। और रॉयल्टी है जो प्रोडक्शन पे, वो भी हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं, लाइक सैलरी वगैरह। ग्रोथ प्रॉफिट आता है जब हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को घटाते हैं। किसको? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अलग अलग थोड़े बहुत फॉर्मूले, जैसे कि परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो घटा देते हैं। नेट प्रॉफिट वो होता है जब ग्रोस प्रॉफिट में हम इनकम्स को जोड़ देते हैं और एक्सपेंसेस जो भी इनडायरेक्ट होते हैं उनको घटा देते हैं। इनका इम्पैक्ट क्या होता है कि नेट प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में जोड़ते हैं, और लॉस जो होता है, अगर नेट लॉस हुआ तो उसको घटा देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे कि रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। और डॉक या क्लियरिंग चार्जेस हो, फेट, ऑक्ट्री के चार्जेस हो, वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएंगे, ठीक है। डॉक चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, फेट एंड ऑक्ट्री। अब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट रिवाइज। तो देखो, अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर दे रखा है तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लेस करेंगे। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब बात आती है, एक होता है वर्ड EBIT बोल दो या इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल देते हैं। तो ये वो प्रॉफिट होता है जो नॉर्मल ऑपरेशंस और एक्टिविटीज में अर्न किया जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, जब ऑपरेटिंग एक्सपेंस से ज़्यादा होता है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। और जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालते हैं तो जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस होते हैं फाइनेंशियल नेचर के, उनको हम नहीं लेकर के चलते। कौन से? फाइनेंशियल नेचर के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा नेट प्रॉफिट प्लस, यहाँ पे हम उल्टा चल रहे हैं तो एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे और इनकम्स को लेस करेंगे। ओके, ये आपको याद रखना है। देखो, ऑर्डर भी पूछ लेते हैं, पहले ग्रोस प्रॉफिट, फिर ऑपरेटिंग और फिर नेट प्रॉफिट को हम निकालते हैं। और जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं ना, तो अब नॉर्मल आइटम्स को लेते हैं, ना ही एक्सपेंसेस जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं उनको लेते हैं। नॉन ऑपरेटिंग में आते हैं, जैसे कि लॉस हो गया, ठीक है, बेचते टाइम, या प्रॉफिट हो गया इन्वेस्टमेंट पे, डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट वगैरह। बैलेंस शीट वो होती है जिसको हम फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि एसेट्स एंड लायबिलिटी की पोजीशन बताती है एक बिजनेस की। बैलेंस शीट को आज के टाइम में अगर बात करें 2026 में, तो हम बनाते हैं पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन यहाँ पे हमें ये 1956 के अकॉर्डिंग दे रखा है, ठीक है, और वो प्रैक्टिकल बनती है हमारे। करंट एसेट्स वो होते हैं जिनको हम एक साल में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं।
करंट लायबिलिटी वो होती है जो एक्सपेक्टेड है कि एक साल में पे ऑफ हो जाएंगी। पर फिक्स्ड एसेट्स वो होती हैं जो लंबे समय के लिए बिजनेस में रखी जाती है, इनको हम फिक्स्ड ब्लॉक या ब्लॉक कैपिटल भी बोल देते हैं। इंटेंजिबल वो होते हैं जिनको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। इन्वेस्टमेंट वो होती है जो पैसा हमने सिक्योरिटी शेयर्स में लगाया है, ठीक है, हमें इनको कॉस्ट प्राइस पर ही दिखाते हैं बैलेंस शीट में। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो होती हैं जो करंट के अलावा होती हैं, ठीक है, जो पेएबल होंगे एक से ज़्यादा सालों के बाद। कैपिटल वो होती है जो एक्सेस असेट्स का लायबिलिटी के ऊपर, मतलब जब असेट्स में से लायबिलिटी घटा देते हैं तो कैपिटल ही आती है। ड्रॉइंग वो अमाउंट होती है जो प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया है। अब एक वर्ड आता है मार्शलिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। मार्शलिंग का मतलब होता है ऑर्डर, कि जो भी हम असेट्स एंड लायबिलिटी को बैलेंस शीट में दिखाते हैं उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में दिखाएं, और ऑर्डर मतलब या तो लिक्विडिटी में या परमानेंस में। और ग्रुपिंग का मतलब होता है सिमिलर नेचर के आइटम को एक जगह दिखाना। तो परमानेंस में तो मोस्ट जो फिक्स्ड असेट्स हैं जिनको टाइम लगता है कैश में कन्वर्ट करने में पहले आएंगी, और बाद में लिक्विडिटी में सबसे पहले लिक्विड असेट्स आएंगी, बाद में फिक्स्ड असेट्स आएंगी, ठीक है। और ग्रुपिंग का मतलब होता है कि जो सिमिलर नेचर के आइटम है उनको एक ही हेडिंग में रखना। कैरीज ऑन गुड्स आएगा तो ट्रेडिंग में आएगा, ठीक है, परचेज के ऊपर जो होता है। और अगर सेल्स पे आएगा तो पीएनएल में आएगा। एक्साइज ड्यूटी भी पीएनएल में आती है। इंसिडेंटल ट्रेडिंग एक्सपेंसेस भी पीएनएल में आते हैं। कस्टम ड्यूटी है वो हमारी ट्रेडिंग में आती है, ठीक है। सेल्स टैक्स कलेक्ट किया है वो वापस भी तो देना पड़ेगा, ये लायबिलिटी होती है, ये हमें गवर्नमेंट को वापस देना होता है। ओपनिंग होते है जो पिछले साल का बैलेंस हम इस साल कैरी ऑन करके लेके आए हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं हम एडजस्टमेंट वाले पे। अब हमें पता है कि जो हमारी अकाउंट्स की बुक्स होती है वो हम एक्यूरल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। मतलब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो इस साल से रिलेटेड होते हैं लेकिन हमने उनको अभी तक पे ऑफ नहीं किया, उसको एडजस्ट करेंगे। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको हमने एडवांस में पे कर दिया लेकिन वो रिलेटेड हैं हमारे नेक्स्ट ईयर से, उनको एडजस्ट करेंगे। तो ये ही होता है, इसमें हम समझते हैं सैलरी, ये सारे एडजस्टमेंट्स को हम इसमें कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि पहला है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर हमें एडजस्टमेंट में दे रखा है, एक तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाएंगे इसको, और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाएंगे। और ओनली ट्रेडिंग अकाउंट में हो तो सिर्फ बैलेंस शीट में, ठीक है। और ये उस वैल्यू पे लिया जाता है क्लोजिंग स्टॉक जो सबसे कम होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो अनपेड एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब जिनका फ़ायदा आप उठा चुके हो, जैसे रेंट, आपने एक महीने आप किसी के घर में रह लिए लेकिन अभी तक आपने रेंट पे नहीं किया है। और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो लायबिलिटीज़ होती है, तो एक बार तो ऐड करते हैं हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में और लेस करते हैं बैलेंस शीट में। तो देखो यहाँ पे ऐड कर रखा है ट्रेडिंग एंड पीएनएल में, और यहाँ पे लायबिलिटी साइड दिखा रखा है। नेक्स्ट है प्रीपेड। प्रीपेड वो होते हैं जो एडवांस में पे कर दिए हैं, तो इनका क्या आता है, लेस कर देते हैं एक्सपेंसेस से और असेट साइड दिखा देते हैं। एक्यूर्ड इनकम वो होती है जो आपने कमा ली है लेकिन मिली नहीं है, तो इनको ऐड करते हैं हम रिलेटिव इनकम में, इनका पीएनएल अकाउंट में, और असेट साइड दिखाते हैं बैलेंस शीट में। देखो ये ऐड कर रखी और ये बैलेंस शीट में दिखा रखी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम वो होती है जो मतलब हमारी करंट ईयर से बिलोंग ही नहीं करती, जो हमें एडवांस में मिल गई। जो अनअर्न्ड इनकम है तो इनका हम उल्टा ट्रीट मतलब लेस कर देंगे हम इनकम से और लायबिलिटी साइड दिखा देंगे, ठीक है। फिर है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ वियर एंड टियर इन पासेज ऑफ टाइम। तो ये डिक्रीज डेबिट करते हैं हम इसको पीएनएल अकाउंट में और दूसरा असेट से लेस करके दिखाते हैं। तो देखो ये पीएनएल में दिखा दिया और इधर हम इसको असेट से लेस करके दिखा देंगे। बैड डेट्स वो अमाउंट होती है जो फर्म एबल नहीं है कि रिलाइज कर पाएगी डेटर से, तो बैड डेट्स को ट्रायल बैलेंस में दिखाया जाता है। अगर फर्दर बैड डेट्स होते तो हम ट्रायल बैलेंस में भी दिखाते, सॉरी पीएनएल में भी दिखाते, यहाँ पे ऐड करके फर्दर बैड डेट्स को और ना लेस करके भी दिखाते डेटर से। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब होता है कि जो हमें लग रहा है कि कुछ अमाउंट हमारी नहीं मिलेगी तो उसको हम है ना डिडक्शन करते हैं डेटर से, और जो भी हमारे पीएनएल अकाउंट है उसमें ऐड करके दिखाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को, ठीक है। और यहाँ पे हम लेस करते हैं। और जो इस साल के हमारे प्रोविज़न होते हैं वो अगली साल कैरी फॉरवर्ड होकर के ओल्ड हो जाते हैं, और जब ओल्ड प्रोविज़न भी दे रखा होता है तो उसको हम लेस करते हैं। जैसे कि आप ये देखो ओल्ड प्रोविज़न को इसने लेस कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो जो डेटर होते हैं उनको प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए मतलब जल्दी से वो पैसा रिटर्न कर दे, हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो ये गुड डेटर पर ही बनाया जाता है। फर्दर बैड डेट, प्रोविजन फॉर जो भी डेटर्स हैं वो सब घटाएंगे, ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट निकालने के लिए।
मैनेजर कमीशन तो कहता है कि ये दिया जाता है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर जो परसेंटेज ऑफ कमीशन होती है वो अप्लाई होती है या तो बिफोर चार्जिंग प्रॉफिट या आफ्टर चार्जिंग। तो बिफोर में तो नॉर्मल 10/100 और आफ्टर में 10/में 110, मतलब इसमें रेट भी जोड़ देते हैं, ठीक है। और मैनेजर कमीशन को हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में दिखाते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल में, और मैनेजर कमीशन को हम लायबिलिटीज़ में दिखाते हैं क्योंकि ये हमें पे करना होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस का काम करता है, तो हम पीएनएल के डेबिट में दिखाते हैं और इसको हम ऐड करते हैं लायबिलिटी साइड में कैपिटल के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी सारी एडजस्टमेंट इसमें दे रखी है। वैसे तो बहुत सारे एडजस्टमेंट जो डिक्की गोयल वगैरह की आप बुक में देख लोगे, इसमें तो हमें इतनी ही एडजस्टमेंट दे रखी है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अभी है ना इसमें फॉर्मेट दे रखे हैं बैलेंस शीट के, हम वो देख लेते हैं। एक मिनट, देखो इसमें मेथड दे रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का 2 तरीके से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल आप अभी पढ़ के आए हो, अब आती है वर्टिकल। तो ये वर्टिकल फॉर्मेट मत करना, अभी जो न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग वर्टिकल फॉर्मेट बनता है, जैसे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल लिखते हैं, उसमें अदर इनकम जोड़ते हैं, फिर एक्सपेंसेस जो भी हैं सारे घटाते हैं, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, इंटरेस्ट घटाएंगे, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, फिर टैक्स घटाएंगे, फिर आफ्टर टैक्स आएगा। ये पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनेगा। ऐसे ही बैलेंस शीट भी वर्टिकल उल्टी है, पहले शेयर होल्डर फंड वगैरह आते हैं, मतलब पहले लायबिलिटीज आएंगी फिर एसेट्स, वो परमानेंस में ही बनेगी, ये नहीं है, ठीक है। ये ओल्ड एडिशंस का है, इसको मत करना आप, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की अकाउंटिंग। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोल देते हैं। तो जो छोटे छोटे बिजनेस होता है वो सारे अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं। तो कहता है कि जो डबल एंट्री सिस्टम को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते तो उन्हें हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोल देते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म है मेंटेन करने का रिकॉर्ड को, कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, कुछ को नहीं करते हैं। इसमें हम कैश और पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। फीचर यही है कि ये इसमें पार्शियल रिकॉर्डिंग होती है, ये अनसिस्टमेटिक मेथड है, और इसमें कैश और पर्सनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ तक कि जो ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको भी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और इसमें कंपेरेबिलिटी तो हो ही नहीं सकती, और इसमें ना ही ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस पता चल सकता है। रीज़न क्या है इसके, एक तो ये जो सिस्टम उन लोगों के अडॉप्ट किया जाता है जो मतलब अकाउंटिंग सिस्टम प्रिंसिपल वगैरह को ये नॉलेज ना हो। ये इनएक्सपेंसिव मोड है, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता और कन्वीनियंट है। लेकिन कमियाँ ये है कि एक तो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करता, करेक्ट प्रॉफिट के बारे में नहीं पता चलता, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में नहीं पता चलता, और ओनर को डिफ़िकल्टी आती है इंश्योरेंस वगैरह क्लेम करने में। और ये डिफ़िकल्ट है जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ है उन्हें कन्वेंस करना, ठीक है। एसेटेनमेंट ऑफ पीएनएल, तो इसके लिए 2 तरीके होते हैं, एक तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना या प्रिपेयर करना, ट्रेडिंग एंड पीएनएल। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, क्लोजिंग निकालने के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। ये असेट्स एंड लायबिलिटी का डिफरेंस होता है। फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल तो वही है, प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल है जो भी हमारी एंड में है उसमें ड्राइंग्स ऐड करेंगे, एडिशनल कैपिटल लेस करेंगे और बिगनिंग वाली ओपनिंग को घटा देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। ये फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड बैलेंस शीट। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लेस रिलायबल है, विश्वास कम है, इस पर ज़्यादा रिलायबल है। इसमें सिर्फ हम बैलेंस में कैपिटल निकालने का मेन मोटिव है, ये फाइनेंशियल पोजीशन बताता है हमें। इसमें हम ओमिशन अगर हो गया, कुछ भूल गए तो निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि प्रॉपर रिकॉर्ड है हमारे पास। अब ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाना तो वही है जैसे हम अभी तक पढ़ते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, क्रेडिट परचेज के लिए हम क्या निकालेंगे, क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, सेल के लिए डेटर अकाउंट बनाएंगे, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो देखो ये क्रेडिटर अकाउंट बना रखा है और क्रेडिट सेल के लिए ये डेटर अकाउंट बना रखा है, ठीक है। अब मिसिंग आइटम की एडजस्टमेंट जरूरी होती ही है। तो इस तरीके से हमारे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ये अनसाइंटिफिक है और इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ भी इसे मान्यता नहीं देती है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था। आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं।